आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसमें एक काल्पनिक दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिनकी जिंदगी किताबों से जुड़ा हुआ है। हर कहानी जो वो पढ़ता है वो सच बन जाती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोई इंसान या एक खतरनाक विलेन। सब कुछ इस दुनिया में हकीकत बन जाता है। फिल्म का नाम है इंक हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक शाम से, जब सिल्वर टांग नाम का एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ कहानियों की दुनिया में खो गया था। उस रात वो उसे एक रोचक कहानी सुना रहा होता है जिसमें एक लाल रंग के कपड़े का जिक्र होता है। जैसे ही कहानी खत्म होती है वही लाल कपड़ा असली दुनिया में उनके घर के बाहर दिखाई देता है। उस पल से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाती है जिसका असर आने वाले 12 साल तक उनकी हर सांस पर होता है। 12 साल बाद सिल्वर टंग की बेटी अब जवान हो गई थी। उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। दोनों किताबों के शौकीन थे और इसी जुनून में एक दिन दोनों निकल पड़ते हैं एक पुरानी किताब की तलाश में। एक किताब जिसकी ताकत उनके जीवन का। एक बुक फेयर में सिल्वर टंग एक पुरानी दुकान में जाता है जबकि उसकी बेटी बाहर उसका इंतजार करती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है एक अजीब आदमी उसकी बेटी से बात कर रहा होता है। उसका नाम था डस्ट फिंगर। डस्ट फिंगर एक पुराने दर्द के साथ सिल्वर टंग के सामने आता है। क्या तुमने उस किताब को पा लिया? वो पूछता है, और अगर हाँ तो उसे पढ़ते क्यों नहीं? सिल्वर टंग थोड़ा गंभीर होकर कहता है, तुमसे क्या मतलब? डस्ट फिंगर का जवाब होता है, मैं इस दुनिया में तुम्हारी वजह से आया हूँ, मुझे वापस भेजना तुम्हारा फर्ज है। सिल्वर टंग कहता है, मैं अब कहानियां पढ़ना छोड़ चुका हूँ। पर डस्ट फिंगर उसे समझाता है, उसे सिर्फ ये चाहिए कि सिल्वर टंग वो किताब पढ़े ताकि वो अपने घर लौट सके। जवाब में सिल्वर टंग उसे दूर धकेलता है और कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो अपनी बेटी के हाथ पकड़कर उसे उसकी बेटी चिंतित होकर पूछती है, पापा वो कौन था? पर सिल्वर टंग बस इतना कहता है, अब हम सीधा तुम्हारी नानी के घर जा रहे हैं। वक्त के साथ हमें पता चलता है कि सिल्वर टंग एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता। उसकी जिंदगी एक मुसाफिर जैसे हो गई थी। आखिर वो अपनी माँ के घर पहुंचता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। इसी बारिश में एक और सिलसिला छुपा होता है। डस्ट फिंगर जो सिल्वर टंग का पीछा कर रहा था अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसे पता चल गया था सिल्वर टंग अब कहाँ छुपा है। डस्ट फिंगर जैसे ही उस जगह पहुंचता है उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी होती है। वो सीधा सिल्वर टंग के सामने जाता है और तीखे, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि वो किताब मेरे लिए पढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया और अब कैप्रिकॉर्न को सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे लिए मुश्किलें शुरू होने वाली है क्योंकि उसके लोग रास्ते में ही है तुम्हारी तलाश में। उसी वक्त जैसे डस्ट फिंगर ने चेतावनी दी थी, कैप्रिकॉर्न के लोग वहां आ जाते हैं। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सिल्वर टंग और उसकी बेटी को पकड़कर कैप्रिकॉर्न के सामने पेश किया। कैप्रिकॉर्न एक शातिर मुस्कान के साथ उनके सामने आता है और एक पुरानी धूल से भरी किताब उसके हाथ में होती है। पढ़ो ये किताब मेरे लिए, वो कहता है। किताब का नाम होता है इंक हार्ट। जैसे ही सिल्वर टंग किताब के शब्दों को बोलकर पढ़ना शुरू करता है, हवाओं में कुछ अजीब सा होने लगता है और फिर द शैडो जो कि एक शैतान है खुद सामने आ जाता है कहानी से बाहर निकलकर असली दुनिया में। सिल्वर टंग हैरान होकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? द शैडो यहाँ कैसे आ गया और तुम्हारे लोग उस कहानी के अंदर कैसे चले गए? कैप्रिकॉर्न कहता है, मुझे दूसरी दुनिया में वापस नहीं जाना, मुझे ये दुनिया पसंद है। यहीं रहकर मैं अपनी ताकत बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हर जगह से उस किताब के नकल को ढूंढकर जला दिया और अगर आगे कभी कोई और कॉपी मिली तो उसका भी। डस्ट फिंगर जो थोड़ा पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद था, इसलिए मैंने तुम्हें सिल्वर टंग के बारे में बताया, लेकिन अब मैं वापस अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ। मैं कहानी में वापस जाना चाहता हूँ।
कृपया मुझे भेज दो। कैप्रिकॉन आंखों में नफरत लिए कहता है, ये तुम्हारा सपना हो सकता है, मेरा नहीं। अगर मैं वापस गया तो एक नौकर बनकर जीना पड़ेगा जहां मेरी कोई अहमियत नहीं। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। ये कहकर कैप्रिकॉन गुस्से में उस किताब को जमीन पर फेंक देता है और बिना पलक झपकाए उसे आग लगा देता है। सिल्वर टंग, उसकी बेटी और कुछ और लोग उसके हवेली में बंदी बनाए जा चुके होते हैं। इसी बीच डस्ट फिंगर एक रास्ता ढूंढते हुए किचन में जाता है। वहां उसे एक चुप रहने वाली औरत मिलती है, एक नौकरानी जिसे कैप्रिकॉन ने जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है। उसके बोलने की उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की है, पर हर बार कैप्रिकॉन के आदमी उसे पकड़कर वापस ले आए। फिर भी उसकी रूह में एक आग है, आजादी की। डस्ट फिंगर धीरे से उस चुप रहने वाली औरत के पास जाता है जिसे कैप्रिकॉन ने बंदी बनाकर रखा है। उसकी आंखों में उदासी है, लेकिन अंदर से वो किसी आशा की रोशनी तलाश रही होती है। डस्ट फिंगर उससे पूछता है, अगर तुम्हें एक और मौका मिले, सच में आजादी मिले, तो क्या तुम इस बार भाग जाओगी? औरत उसकी आंखों में देखती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है और सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मैं जरूर भागूंगी, चाहे इस बार जिंदगी दांव पर लगानी पड़े। डस्ट फिंगर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तुम भागकर जाओगी कहाँ? इस दुनिया में तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? वो औरत कुछ नहीं कहती, बस अपने कपड़ों के अंदर से एक पुरानी सी कागज की पर्ची निकालती है, उस पर हाथ से बनाई। डस्ट फिंगर जब उस तस्वीर को देखता है तो उसका चेहरा एक पल के लिए जम जाता है। तस्वीर में सिल्वर टंग और एक छोटी लड़की की झलक होती है। उसके दिल में एक बिजली सी दौड़ जाती है, ये तुम्हारा परिवार है। उस वक्त उसके दिमाग में सब कुछ घूम जाता है। सब लोग समझते थे कि सिल्वर टंग की पत्नी तो कहानी के अंदर ही गुम हो गई है, पर असल में वो यही थी, कैप्रिकॉन के कब्जे में। इसी दुनिया में सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं सिल्वर टंग जो अपनी माँ और बेटी के साथ बैठा होता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही होती है। द शैडो भी उनके पास होता है, लेकिन सिल्वर टंग का मन कहीं और ही। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, वो कहता है, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, लेकिन उस किताब ने मुझे हर बार धोखा दिया। उस वक्त डस्ट फिंगर वापस आता है, लेकिन इस बार उसके दिल में एक राज छुपा होता है। वो सिल्वर टंग के पास जाकर कहता है, मुझे पता है कैप्रिकॉन कहाँ है, चलो मिलके उसे ढूंढते हैं इस किताब में। सिल्वर टंग हैरान होता है, तुम मुझे मदद क्यों करोगे? डस्ट फिंगर कहता है, मैं चाहता हूँ उस कहानी में वापस जाना जहाँ से मैं आया हूँ। तुम चाहते हो अपनी पत्नी को यहाँ लाना, दोनों को एक ही किताब चाहिए, तो मिल। सिल्वर टंग अब भी शक में होता है, और हम निकालेंगे कैसे? ये सब तो असंभव लगता है। डस्ट फिंगर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तैयारी कर चुका हूँ, एक पेज पढ़ा करो जो सब कुछ बदल देगा। वो एक खास पेज निकालता है जिसमें लिखा होता है एक आने वाले भयंकर तूफान का जिक्र जो पूरा महल हिला देगा। सिल्वर टंग उस पेज की एक लाइन जोर से पढ़ता है और अगले ही पल बिजलियां चमकने लगती है। हवा का जोर इतना तेज होता है कि पूरी इमारत का हर कोना कांप उठता है। चीजें गिरने लगती है, लोग भागने लगते हैं, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, और ये सब एक नई शुरुआत का तूफान के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होता है। इसी बीच सिल्वर टंग की पत्नी अब भी एक अंधेरे कोने में बंधी होती है। हालत खतरनाक, पर आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी अब भी बाकी थी। वो डस्ट फिंगर की तरफ देखकर मदद मांगती है, लेकिन डस्ट फिंगर एक पल के लिए रुकता है और फिर अपना चेहरा घुमा लेता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। उसके दिल में एक चालाक फैसला छुपा होता है। उसने ये राज छुपाया था कि सिल्वर टंग की पत्नी यही है, ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। अपनी दुनिया में वक्त बीतता है और एक मोड़ पर उन दोनों को मिलता है किताब का असली लेखक। उसके पास अब भी उस किताब की कुछ कॉपीज बची होती है। लेखक उन दोनों को एक एक कॉपी देता है। डस्ट फिंगर की आंखों में एक चमक आ जाती
जाती है। उसका सपना अब सच होने के करीब होता है। वो सिल्वर टंग से कहता है, जल्दी करो, किताब पढ़ो, मुझे मेरी दुनिया में भेजो। लेकिन सिल्वर टंग हाथ जोड़कर कहता है, मैं पहले अपनी पत्नी को लाऊंगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। डस्ट फिंगर कहता है, लेकिन अगर तुम गलत पढ़े या कुछ चूक गई तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। आखिरकार मजबूर होकर डस्ट फिंगर सच बोल देता है। वो कहता है, तुम्हारी पत्नी यही है, मैं जानता था लेकिन मैंने तुमसे छुपाया। सिल्वर टंग के चेहरे पर गुस्सा फूट पड़ता है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का उसे ढूंढ चुका होता। वो आगे बढ़ता है, डस्ट फिंगर के सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। अब तुरंत डस्ट फिंगर ठंडी सांस लेकर कहता है, जिस जगह हम अभी खड़े हैं वही तुम्हारी पत्नी भी है। उसे कैप्रिकॉर्न ने बंदी बना रखा है। और तब दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगता है। सिल्वर टंग उस पर चिल्लाता है, लेकिन डस्ट फिंगर भी पीछे नहीं हटता। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, डस्ट फिंगर कहता है। मुझे भी अपना घर चाहिए, अपने लोग चाहिए। तुम्हारे जैसे मैं भी सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद करने में तुम्हारा साथ दे सकूं। सिल्वर टंग का दिल कुछ नरम पड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक आग है। अपना शुक्रिया बाद में देना, पहले मुझे मेरी पत्नी। सिल्वर टंग का मन बेचैन था। अपनी बेटी को लेखक के घर पर छोड़कर वो डस्ट फिंगर के साथ निकल पड़ता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। पीछे उसकी छोटी बेटी एक पुरानी कहानी की किताब लेकर आर्म चेयर पर बैठी होती है। किताब के एक पेज पर एक पालतू कुत्ते का जिक्र होता है और जैसे ही लड़की वो लाइन पढ़ती है, अचानक से वही कुत्ता किताब के अंदर से निकलकर उसके सामने आ जाता है, जिंदा। और इस घटना से लेखक समझ जाता है सिल्वर टंग की बेटी भी एक रीडर है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसमें भी वही शक्ति है कहानियों को जुबान से जिंदा करने की। लेकिन कैप्रिकॉर्न के लोग भी तब तक पहुंच जाते हैं जैसे ही उनकी नजर जिंदा कुत्ते पर पड़ती है। उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है, ये लड़की भी उसी जादू की हकदार है। उनमें से एक बोल पड़ता है, मैगी। सिल्वर टंग की बेटी को तुरंत पकड़ लिया जाता है। लेखक भी उसके साथ गिरफ्त में आ जाता है। कैप्रिकॉर्न के आदमी चिल्लाकर कहता है, तुमने उन्हें वो किताब क्यों दी? तुम्हारी सजा अब तुम्हें मिलेगी। दोनों को खींचकर ले जाया जाता है और एक अंधेरी जेल में डाल दिया जाता है। जेल में पहले से डस्ट फिंगर भी आसपास होता है, जो इस सब पर नजर। डस्ट फिंगर बिना वक्त गवाए वहां से निकलता है और सिल्वर टंग तक पहुंचता है। तुम्हारी बेटी यहाँ आ चुकी है, वो कहता है, और कैप्रिकॉर्न के लोग उसे ले गए हैं। उन्होंने देखा कि उसमें भी तुम्हारी तरह कहानी जिंदा करने की कला है। डस्ट फिंगर और भी ज्यादा गंभीरता से कहता है, कैप्रिकॉर्न के पास अभी भी कहानी की एक असली कॉपी है, जिसका इस्तेमाल वो किसी डरावने कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए करना चाहता है। एक शैडो क्रिएचर जिसका नाम है शैडो। उसमें है काला जादू, अंधेरा और विनाश की। वो चाहता है कि तुम उस किताब को पढ़ो और मैगी की ताकत से शैडो को इस दुनिया में लाओ। तुम्हारे लिए ये एक चाल है, हमें इसे रोकना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर, जहां मैगी लेखक के साथ बैठी होती है। अंधेरा है लेकिन लेखक की आंखों में उम्मीद की रोशनी है। वो कहता है, जो कुछ भी हो गया उसे छोड़ो, मैं ये कहानी फिर से लिखूंगा। इस बार सब कुछ अलग होगा, तुम सिर्फ पढ़ो, हो सकता है सब कुछ। इसी दौरान कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग जेल में घुसते हैं और मैगी को जबरदस्ती ले जाते हैं। उनका इरादा साफ था, मैगी से किताब पढ़वानी है ताकि एक भयानक और रहस्यमय प्राणी को जिंदा किया जा सके। मैगी विरोध करती है लेकिन उसे मजबूर किया जाता है कहानी पढ़ने के लिए। जैसे ही उसके होठों से शब्दों का उच्चारण होता है, हवा का रुख बदलने लगता है। हवा में एक अजीब सी गूंज होती है और फिर अंधकार में से एक विशाल भयानक साया निकलता है। नाम था शैडो का शरीर ढूंढने से भी ना मिलने वाली अंधकार से बना था। उसके चेहरे पे आंखों का झुंड था, हर एक आंख से अजीब सी चमक निकल रही थी। कैप्रिकॉर्न खुश था क्योंकि शैडो उसका हुक्म मानता था। लेखक जो पीछे से सब कुछ देख रहा होता है, अपनी भूल को समझ जाता है। गिल्ट के बोझ में दबकर वो एक नई कहानी लिखता है, एक नए पेज पर। वो पेज छुपके से मैगी तक पहुंचाता है। मैगी वो पेज
पर शैडो उन सब आत्माओं को मिटा देता है जो उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। अब शैडो पहली बार इंसानियत महसूस करता है और बदला लेना चाहता है उन लोगों से जिन्होंने उसे मजबूर किया था। मैगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी और भी गहन होती जाती है। उस पर लिखा होता है कैप्रिकॉन के अंदर का अंधकार अब उसी पर टूट पड़ता है। शैडो अब किसी की नहीं सुनता। शैडो कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी मैगी से वो पेज छीना जाता है। शैडो रुक जाता है, कहानी थम। तब कैप्रिकॉन अपने चारों तरफ से नए कैरेक्टर्स को बुलाता है और क्योस के बीच सिल्वर टंग एक पुरानी लिखी लाइन पढ़ता है। वो मैगी से कहता है अब मत रुकना। मैगी घबरा जाती है, मेरे पास कुछ भी लिखने को नहीं है। सिल्वर टंग उसे एक कलम देता है और कहता है अपने हाथ पर लिखो। मैगी हाथ पर शब्द लिखने लगती है अपनी माँ के नाम के साथ और फिर वो पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही उसके होठों से अंत के शब्द निकलते हैं शैडो कैप्रिकॉन की आंखों में अब भय उतर आता है। शैडो उसे घेरा ले लेता है और धीरे धीरे कैप्रिकॉन राख में बदलने लगता है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। शैडो फिर बिना कुछ कहे एक वॉर्टेक्स में समा जाता है वापस अपनी कहानी के जगत में। मैगी अंत में पढ़ती है जो भी कैरेक्टर इस कहानी से बाहर आए थे सब अपने अपने जगह लौट जाए और वैसे ही होता है। एक के बाद एक सभी काल्पनिक किरदार फिर से अपने कहानी के पन्ने में समा जाते हैं। लेकिन डस्ट फिंगर वो अभी भी बाहर था। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे लगता है शायद उसका सफर यहीं खत्म हो गया। कहानी तो बंद हो गई थी लेकिन उसका अध्याय अभी बाकी था। तब सिल्वर टंग आता है चुपचाप लेकिन आंखों में इरादा लेकर। वो डस्ट फिंगर के लिए किताब खोलता है और उसके लिए कुछ ही पलों में डस्ट फिंगर एक रोशनी से घिर जाता है और फिर गायब हो जाता है। वो वापस अपनी दुनिया में चला गया होता है अपने परिवार के पास। और इस तरह एक कहानी जिसमें अल्फाज से दुनिया बदली जा सकती है अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।